वेलकम टू नया दौर। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। हमने कोई 2 दिन इस गुफ्तगू में हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है कि ये रिलीफ़ की बात जो निगरान वज़ीर आज़म कर रहे हैं, क्या ये दे भी सकते हैं कि नहीं दे सकते। और फिर हमें पता चला कि वो नहीं दे सकते बिकॉज़ IMF के साथ जो कंडीशंस हैं वो ऐसी हैं कि उसमें रिलीफ़ का तो नाम निशान नहीं है। बहरहाल उसके बावजूद कोई 48 घंटे गुजर गए हैं, ऐलान किया गया था कि कोई ना कोई रिलीफ़ सामने आएगा, चाहे वो रिलीफ़ यही क्यों ना हो कि आप किस्तों में अपने बिल्स दे दें, लेकिन ऐसा भी कुछ सामने नहीं आया। अलबत्ता जो काम बहुत एफिशिएंटली निगरान गवर्नमेंट ने किया है वो ये है कि नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसकी तश्कील 9 उन्होंने कर दी है। और जो तरक्याती स्कीम्स बड़ी मशहूर होती थी सियासी जमातों के पास इलेक्शन से पहले जाते जाते अपने हल्का अहबाब में बांट दी जाती थी और उससे पता चलता था कि किस तरफ जाएंगे इलेक्शंस, वो कंट्रोल जो है वो निगरान गवर्नमेंट ने तकरीबन अपने हाथ में ले लिया है। आज वज़ीर आला सिंध जो रह चुके हैं मुराद अली शाह, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ख़त भी लिखा है कि हमारे फ़ंड्स क्यों रोके हैं आपने, बिकॉज़ वो तो एक श्योरिटी बॉन्ड होता था कि क्या डायरेक्शन लेंगे आने वाले वक्त में हमारे इलेक्शंस, तो वो बॉन्ड उनसे वापस ले के जो तरक्याती स्कीमों की मंजूरी की जो अथॉरिटी है, इसकी डॉक्टर शमशाद अख्तर चेयरपर्सन भी मुकर्रर हो गई हैं इस काउंसिल की। 3 वज़रा वफाकी वज़रा, 4 सूबों के वज़राए ख़जाना काउंसिल के मेंबर होंगे। प्लानिंग कमीशन एशियन डेवलपमेंट के जो $300 मिलियन कर्ज़ के लिए आने हैं, ये उसके लिए हो रहा है बिकॉज़ ये उसके साथ मशरूत है, इसको हम समझेंगे अपने एनालिस्ट से। और इसके अलावा FBR में जो ज़रूरी इस्लाहात हैं वो इस्लाहात भी यही काउंसिल करेगी। और साथ साथ जो सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास है वो अनकरीब कह रहे हैं कि तलब कर लेंगे। नाउ द थिंग इज़ कि निगरान गवर्नमेंट ये सब कुछ कर सकती है, अगर नहीं कर सकती और कर रही है तो किस अथॉरिटी से कर रही है, और ये सारी एक्टिविटी क्या सिग्नल्स थ्रो कर रही है हमारे सियासतदानों को और इलेक्शन कमीशन को। ताहिर मलिक साहब और इसार राना साहब मेरे साथ हैं। मलिक साहब, ये किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, बिकॉज़ कॉन्स्टिट्यूशनली तो ये ऐसा नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि आगाज़ में यही करूँगा कि मुझे ऐसे लगा है, बल्कि साबित हो गया कि हमारी जो हुकूमत है, जो भी है, निगरान है नहीं है, वो IMF के लिए काम करने है। उसका पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान के आइन और कॉमन सेंस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कॉमन सेंस और पाकिस्तान की 75 साल जो निगरान की हिस्ट्री है वो एक बात पे बिल्कुल क्लियर है कि निगरान सिर्फ आते हैं इलेक्शन कराने के लिए। अब आप ये समझ लें कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल क्या है कि आपकी ये हुकूमत सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रही है कि हमने IMF के लिए जो शराइतें पूरी करनी है। ये IMF का फ़ैसला है कि FBR किस तरह काम करेगा, वहाँ के अफसर के क्या इख्तियारात होंगे, वो क्या लिखेगा, क्या वो जवाब देगा। ये मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे मुल्क की जिसके पास एटम बम है, जिसके पास दुनिया की 5वीं बड़ी आर्मी है और एक प्राइड है। मैं उस मुल्क की बात कर रहा हूँ कि आपके अफसर किस तरह काम करेंगे। आपने $300 मिलियन लेना। $300 मिलियन मेरा मतलब है यहाँ पे अगर आप ब्रांत रोड चले जाए ना तो 10-12 दुकानें इकट्ठी करें ना, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। आप कहेंगे तो $300 मिलियन की से महंगी होंगी, ये मैं उस सतह पे आपको बात कर रहा हूँ। अब आप यूँ समझें कि किस क्लास के हम इकोनॉमिकली पैरालाइज हुए हैं कि आपकी निगरान के सामने मुझे लग रहा है सामने सिर्फ एक IMF है, ना 25 करोड़ पाकिस्तानी है, ना पाकिस्तान का आइन है, ना पाकिस्तान का कानून है, वो दे आर सर्विंग IMF। अब अगर आप कहती हैं मुझे, तो मैं ये बता सकता हूँ उसकी भी क्या रीज़न है। जी ज़रूर। अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि IMF से आपके जो अपना PTA की जो हुकूमत थी, 2 उन्होंने मुआहदे करके तोड़े। फिर अपना सागदार साहब आगे बढ़े लागू वहाँ से बन के कि नहीं हम क्या समझते हैं, मैं क्या समझता हूँ, 2 दफ़ा इन्होंने तोड़ दिया। ये एक आर्जी उन्होंने 9 महीने का आपको एक पैकेज दिया और उन्होंने आपको सही उन्होंने फंदे में आपको रखा है। उन्होंने कहा जी 1 बिलियन देंगे, जो पिछली हुकूमत गई है 1 बिलियन देंगे निगरान को, 1 बिलियन देंगे जब नई हुकूमत आएगी। अब मसला क्या है, अब ये हालत होगी कि अगर वो ये कह देना कि हमने आपसे कहा था कि FBR को बदलो, वो तुमने नहीं बदला, वो डॉलर तुमने फ्री नहीं किया ओपन मार्केट में, और डॉलर तुमने 60 रुपये लेवी लगानी है पेट्रोल पे, आप होते हैं डिफ़ॉल्ट। अब सवाल है कि डिफ़ॉल्ट होने का मतलब है, ये सुने ज़रा, आप एशियन बैंक से गए, आप वर्ल्ड बैंक से गए, आप पेरिस क्लब से गए, पूरी दुनिया ने आपको एक आना नहीं देना। और अंदर की बात ये है जहाँ से पाकिस्तान सही फंसा है, पाकिस्तान को पहले ज़माने में अरब ममालिक और चाइना ये IMF से हट के पैसे दे देते थे।
अब सारे वो भी इस पॉइंट पे खड़े हैं कि पाकिस्तान उनसे की अप्रूवल लें। ये असल कहानी है कि पाकिस्तान की फिनेंशियल मिसमैनेजमेंट इतनी बदनाम हो गई है दुनिया में कि उन्होंने कहा अगर आप IMF को फॉलो नहीं करेंगे आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये एटमी जो मुल्क जिसको हमने इज्जत से बनाया, हम एक छोटे से एक पेन की कलम पे डिफ़ॉल्ट यानी कि समझिए हमारे सर पे खड़ा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कोई 2-4 महीने पहले सऊदी अरेबिया के बारे में ये ख़बर थी कि वो कहते हैं कि हम आने वाले वक्त में जो कुछ मुल्कों को वैसे ही कर्ज़े दे दिया करते थे, जिसमें उनका जो डायरेक्ट इशारा था एक वो मिस्र की तरफ था, एक पाकिस्तान की तरफ था, कि हम सिर्फ बरादराना ताल्लुकात की बेस पे ही लोन्स दे देते थे। बट बिकॉज अब सऊदी अरेबिया भी अपने पोस्चरिंग चेंज कर रहा है रीजन में, जिस तरह वो एक्ट कर रहा है, तो उन्होंने कहा था हम भी IMF के फ़ंड की तरह ही अब आपको पैसे दिया करेंगे, अभी फ्री लंच कोई नहीं होगा। इतना वाज़े मैसेज मिलने के बाद भी अगर हमें समझ नहीं आई कि दुनिया किस तरफ जा रही है, तो फिर अब ये जो हमने मज़ीद कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस करने की ठान ली है, तो फिर ज़रूरत क्या है ये सारे सिस्टम की, ये सारे ढकोसले की, पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शंस, इलेक्शन कमीशन, सीधा सीधा IMF की बातों पे चलें, दैट्स इट। नहीं, वो तो चल रहे हैं, उससे इनकार ही नहीं है। और एक दौर में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उसने आने के बाद फिर पूरे बर्र-ए-सग़ीर पे कब्ज़ा किया था, तो अब आप ये बात माने या ना माने, गल कौड़ी है लेकिन निगलनी पड़ती है कि हमारी खुद मुख्तारी, हमारी आज़ादी, ये सब कुछ अब एक अफसानवी बातें हैं। मैं मायूसी नहीं फैला रहा, जो नज़र आ रहा है मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि मेरी कौम भूखी मर रही है लेकिन हम उसे पानी नहीं पिला सकते क्योंकि IMF इजाज़त नहीं दे रही, तो फिर आप किस चीज़ के लिए आए हैं? आपका काम क्या है? दूसरी चीज़ ये कि ये जो अभी मलिक साहब ने बात की कि जो निगरान हुकूमत है वो आई है और उसने IMF की, ये वाली बात, जो ये फंड्स वाली बात है, ये इससे ज़रा हटके है। निगरान हुकूमत आई है इस बात की निगरानी करने के लिए कि अगली दफ़ा कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। जब ये फंड इनके हाथ में आएंगे, इनकी मर्जी से तो आगे फिर जाएंगे। ये फंड उनको देंगे, उन जगह देंगे जहां इनकी ज़रूरत है। तो इलेक्शन तो पहले दिन से ही कंट्रोवर्शियल बन जाएगा। ठीक है। तीसरी बात ये है कि ये जो हम मुसलसल रोना रो रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उस कासिम के अब्बू ने 2 दफ़ा मुआहदा करके कर दिया, ये डार साहब ने कर दिया, तो 4 दफ़ा नवाज शरीफ माजी में गए और मैं ख्याल को 9 से 11 दफ़ा पीपल्स पार्टी गई। तो वो क्या करने गए थे? हर गल तुसी मतलब पा देंदे हो किसी एक बंदे थे, तो ज़रा माजी नू भी खंगाल लिया करो, मस्जिद थले डांग फेर लेनी चाहिए। कोई ऐसी गल नहीं की कि ये वो दहाइयों का सफ़र है चलता हुआ जहाँ पे हम आज आके खड़े हुए हैं। मैं सिंपल एक बात कहता हूँ आपसे, छोड़ें सारी चीज़ें, आप सिर्फ ये एक बात कमीशन बना दें, किस आदमी के दौर में कितना कर्जा आया, उस दौर में कितना कर्जा कहाँ लगा, उसके अपने कारोबार कितने बढ़े, उसके बच्चे खरबोपति कैसे हुए, उनके बच्चों को भी नहीं पता कि हम कैसे खरबोपति हो गए, वो खरबोपति हो गए। बिलावल हो, वो आसफा हो, आसफा हमारी बहन की तरह है, मैं उसे भांजी कहता हूँ, ठीक है, हसन हुसैन हो, ये ऊपर से उतरे हुए उतारे कि जब हर कौम का बच्चा 1 लाख पैदा होते ही 1 लाख रुपए का मकरूज हो जाता है, तो ये खरबोपति किस तरह है भाई। और एक लेट मी से वन थिंग मोर, ये जो डॉलर हम लगे होते हैं, आज अफगानिस्तान की करेंसी जो है वो हमसे 7% तगड़ी हो गई आज के दिन, ठीक है। डॉलर का फर्क किसे पड़ रहा है? मुझे, आपको, मलक को। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, डॉलर न लांदा है भाई। जो डॉलर में कारोबार कर रहे हैं दुबई में, इंग्लैंड में, अमेरिका में बैठे हुए, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? उनको तो जब डॉलर बढ़ता है तो उनके एसेट बढ़ जाते हैं। तो ये 2 मखलूकें हैं, एक खून चूसने वाली चुड़ैलें हैं और ड्रैकुलास हैं, जिन्होंने अपने चेहरे के ऊपर खूबसूरत मास्क लगाए हुए हैं। रहबरी का मास्क, खादमे आला का मास्क है, अवाम की खिदमत का मास्क, स्पीड है। और ये अंदर से क्या करते हैं? ये अंदर से ये खून नोचते हैं। ड्रैकुला खून पीता था ना फिल्मों में, तो हम देखते थे उस वो बंदे के यहाँ गर्दन पे 2 निशान है, ऐसा निशान भी नहीं छड़ दे, टब्बर खाए अंदर ने डकार भी नहीं मार दे। तो फिर जिस मुल्क के ऊपर बैठे हुए लोग इस तरह के लुटेरे होंगे, उस मुल्क की हालत आज यही होगी
कि हम IMF से कहते हैं कि खुदा का वास्ता है हम भूखे मर रहे हैं, हमें इजाज़त दे दो कि हम अपनी आवाम को बचा लें। अच्छा, यानी कि वही बात जो राना साहब कर रहे हैं कि असल में ये कोई भी नहीं बता रहा कि हमारी सिचुएशन ये हो गई है कि ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ था IMF के साथ, इसकी आप देखें कितनी स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट है जो आपने बात की है। एक पिछली गवर्नमेंट को मिली, वो जाते हुए ये नारा लगा के गए कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। अब इनको एक ट्रांश मिलनी है, ये उसके लिए दे आर मेकिंग श्योर कि हम जो जो कर सकते हैं वो करें, उनकी मर्ज़ी का करें, चाहे उसमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट होता हो। थर्ड मिलेगी आने वाली गवर्नमेंट को। तो ये तो मुस्तकिल सारे के सारे IMF को फॉलो करेंगे, तो फिर ये वादे क्यों कर रहे हैं लोगों को रिलीफ देने के? बिकॉज प्रैक्टिकली दे वोंट बी एबल टू डू इट। और इसी में ऐड कर लें कि ये जो निगरान हुकूमत का मैंडेट ही नहीं है, और ये जो बात कर रहे हैं कि वो उस मैंडेट से हट के अब अपनी मर्ज़ी के तरक्याती फ़ंड्स देंगे, ये प्री पोल रिगिंग में नहीं आता? अच्छा, पहले तो मैं बड़ा आज जेंटलमैन बन के आया था, मैं गई संडे आज राणे ना ही कोई जंग हुए, ये पता नहीं क्या मतलब जज्बातियत फैलाने वाले हमारा दोस्त है। मुझे सबसे प्यारी जो बात लगी थी ना PTA जब आई थी, तो एक लगी थी कि चेयरमैन साहब ने फरमाया था कि जनाब मैं कमीशन बनाने लगा हूँ और एक एक रुपया का मसाब करेंगे। 47 मैंने कोई 8 खबर नहीं दे रहा, 47 से चलेंगे और एक एक बंदे का मैं बताऊँगा। ये पाकिस्तान का चीफ एग्जेक्टिव ने बयान दिया था, मैंने अपने कानों से सुना, मैंने कमीशन बिठा दिया फ़लाँ बंदा फ़लाँ, मुझे पूरी अच्छी तरह याद है। और मैंने कहा था कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मर्ज़ यहाँ से पता चलेगा कि पाकिस्तान को खाया किसने है। 75 साल में हम सारे टॉक शो में हर रोज़ बांसुरी अपने अपने बुझा रहे हैं अपनी रेटिंग के लिए, अपनी पोस्टें बनाने के लिए, मगर हमें कुछ पता नहीं कि 75 साल में पैसा किसने खाया। तो ये जनाब PTA के चेयरमैन ने कहा, मुझसे पूछ लें, 4.25 साल में भूल ही गया किधर गया वो कमीशन, किधर गए वो पैसे, किसने लिए। लेकिन ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी तो नहीं है ना? नहीं, उनकी जिम्मेदारी मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये थी कि 5 आपने सेक्रेटरी बदले, 4 आपने फाइनेंस बदले। अब दूसरी तरफ मैं आ रहा हूँ, जो आपने असल सवाल की है, मैंने चूंगा टेक्नोलॉजी लगाई है। असल सवाल ये है कि पाकिस्तान की निगरान जो है, साबित हो गया कि ये निगरान नहीं है। ये बुरी तरह फंस रहे हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये किस तरह फंस रहे हैं। एक इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि आते ही 3-4 दिनों में इन्होंने ये जो कह दिया कि नहीं हम आपको रिलीफ भी देंगे, हम आपकी इकॉनमी भी ठीक कर देंगे, हम थोड़े से फॉरेन रिलेशन भी ठीक कर देंगे। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि सारा फंदा इन्होंने सारा अपने डाल लिया। अच्छा, डॉलर इन्होंने फ्री करना ही करना था, मैंने आपको पहले बता दिया था डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया। और ये दुनिया की वाहिद हुकूमत होगी जिसमें वज़ीर ख़जाना पहले 10 दिन बोला नहीं है। विच चीज़ है क्या, किसके पास हम जाएं? आप मुझे बता दें, पहले 10 दिन आपको पता लगा, आपकी पहली स्टेटमेंट आई कि मैंने गलती से ये ले ली, अपना वजारत ले ली और आपके स्टॉक चेंज भी उठ गई। इस तरह आपने जो रिलीफ आप दे रहे हैं नून को इस तरह की हरकतों के साथ, मेरा आर्गूमेंट ही बड़ा डिफरेंट है। हमने तो सवाल ये करना था भी 16 साल में तुमने क्या परफॉर्मेंस किया। इन्होंने 3 हफ्तों में सारा मलबा अपने पे डाल लिया। इन्होंने महंगाई भी ख़त्म करनी है, इन्होंने रिलीफ भी देना है, इन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लेकर आनी है, इन्होंने इंडिया से भी असूल की इंटरनेशनल रिलेशन करने हैं। और उसका सारा फ़ायदा क्या हो रहा है कि आप देख लें, चारों तरफ से आपसे फंस रहे हैं। लास्ट में आप पॉइंट ले लें, $1 बिलियन पता है गोरे ने क्यों संभाल के रखा हुआ है कि ना कराओ जरा इलेक्शन, फिर हम वहाँ पे आ जाएंगे, फिर डिफ़ॉल्ट पे आ जाएंगे। लिहाजा इस सारी चीज़ का राणे के लिए टॉर्चर के लिए ये मैंने लफ्ज़ घंटे से सोचा हुआ था कि आप नवाज शरीफ मजबूरी बना दिए इस निज़ाम। अच्छा, नवाज शरीफ मुझे यहाँ पे कोई नज़र भी तो आए ना। मसला ये है कि जो मुस्कुराहट आ गई, जो एक्निक की तश्कील 9 हुई है, उसमें आप मतलब आई कांट बिलीव दिस एक्चुअली। 3 चले वफाकी वज़रा होंगे, 4 सूबों के वज़राए ख़जाना। अब वो 4 सूबों में वो 2 सूबे भी हैं जहाँ पे इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स बैठी हुई हैं, अपनी मर्ज़ी से काम किए जा रही हैं, वज़ीर आला दौरे किए जा रहे हैं, तरक्याती मंसूबे किए जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बनाना रिपब्लिक बहुत छोटा लफ्ज़ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नज़र आ रहा है, ये कहे जा रहे हैं। नवाज शरीफ ज़रूरत है जब ये सब कुछ कर रही है निगरान, सारे काम उसके लिए कर रहे हैं। अच्छा, इनके ख्याल में अब ये निगरान गवर्नमेंट ये सब कुछ नवाज शरीफ के लिए कर रही है। आपको लगता है कि वो इतना कुछ अगर कर गए तो उसके बाद नवाज शरीफ की ज़रूरत रह जाएगी? देखें, वो पंजाबी का बुल्ले शाह साहब का एक वो है, वो कहते हैं हट्टी सड़े करार दी जिथे दीवा नित बले, कुत्ती मरे फकीर दी जड़ी चौं चौं नित करे, 5-7 मरन गुआंढना ते रहंदियां नूं ताप चढ़े, ते गलियां हो जान सुंजियां ते विच मिर्ज़ा यार फिरे। अगर गलियां सुंजियां करके आपने मिर्ज़ा यार को फिराना है तो इन गलियों का क्या कसूर है, इन गलियों में रहने वालों का क्या कसूर है?
अभी मेरे लव ने मजबूर कहा कि वो पाकिस्तान की मजबूरी है। मैं मजबूरी का मतलब मैं आपको बताऊं क्या है डिक्शनरी में। कहते हैं मजबूर होने का मतलब है जबर की हालत में होना, ठीक है, आजिज़ होना, बेबस होना, ना लाचार होना और माजूर होना। अगर ये सारी खूबियाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब में मौजूद हैं फिर तो ठीक है। अच्छा, तो आगे फिर चलें। अब ये कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट तो ये 2-3 दफ़ा कह चुके हैं, सजना है महफिल असा तेरे लिए सजाइए, इस्टेब्लिशमेंट ये कहती फिर रही है। और वो तो नवाज शरीफ साहब के लिए तो सब चीज़ें तैयार हैं। अगर सब चीज़ें तैयार हैं तो फिर मुझे एक बात का जवाब दें कि नवाज शरीफ आते क्यों नहीं? इसहाक डार ने उन्हें ये क्यों कहा कि पैन ना जाना, कहते सज्जी दिखा के खबी ना करा दें। अभी कहा कहते सज्जी दिखा के खबी ना करा दें पैन, मैं बड़ी मुश्किलों भाज के वापस आ गया, ठीक है ना, तो तुसी ना जाना। तो क्यों कहा? अगर सारा कुछ उनके लिए है, गिटार बज रहे हैं, वायलिन बज रहे हैं, ऊपर से फूल गिर रहे हैं चमकीले मियाँ साहब के लिए, तो आते क्यों नहीं? एक बंदा ना बंदूक लेके और फिर रहा था जूते वूते पहन के, तो किसी ने कहा कि कितने चले हो संता जी? कहता शेर का शिकार करन चलिया। तो उन्हें कहा जाके उन्हें कहते यार गली च कुत्ता खड़ा मैंने डर लगता है। भाई तुमने आना है तो हिम्मत करो ना, आओ ना, आके एक दफ़ा मैदान में तो उतरो। नवाज शरीफ कभी नहीं आएगा अनटिल अनलेस जब उन्हें ये यकीन ना हो जाए कि हुन मैनू हेलीकॉप्टर तो उतरांगा और मैं डायरेक्ट जो है वज़ीर आज़म हाउस में जाऊँगा, ठीक है। और वहाँ पे पैनी साग बैठे होंगे, छोटा भरा मेरा पखा लैके चलांगी पखियाँ ते गल्ला होनगियाँ गूड़ियाँ, वो गाएगा। तो मुझे एक बात बताएं, ये जो कह रहे हैं ना नवाज शरीफ पाकिस्तान की वो है और नवाज शरीफ को यूं है और वो है, मुझे एक का जवाब दीजिए ज़रा, मेरी तरफ देखिएगा ताकि मैं ये बात ज़रा दिल से कह सकूँ। ये बार बार मलक कहता है पार पॉलिटिक्स का वो बादशाह है। पार पॉलिटिक्स और इज्जत नफ्स में भी कोई फ़र्क है कि नहीं है? खाली नहीं है फर्क। ये शायराना बातें करने का माहिर है, ये शायराना बातें। ओ भाई केड़ी पार पॉलिटिक्स यार, 3 दफा तानू लत वजी, 3 दफा आप इंग्लैंड भाग गए, कभी सऊदी अरब भागे, बड़े पावर पॉलिटिक्स देख लो तुसी है। तो आपका आलम ये है कि आप वहां से बैठ के कहते हैं नवाजवा जी ने यूं किया और नाले विचों अंदर खाते उन्होंने वोट भी पाए। इनकी वोट को इज्जत दो की खोती हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की बोर्ड थले खड़ी होगी। अच्छा, ये मेरी बात याद रखिए। आपने जो वोट को इज्जत दो की बात कर दी है तो आई मस्ट से समथिंग प्लीज। बात यह है कि वोट को इज्जत दो को तो दफन भी खुद ही नून लीग नहीं किया। 16 मंथ्स जो उन्होंने जिस तरीके के गुजारे हैं, जो रोल प्ले किया है, जो उन्होंने वोट दिया पार्लियामेंट में, उन्होंने नफ़ी कर दी अपने इस नारे की। अब एक और नारा भी सुना था मैंने कि अब मैं नजरियाती हो गया हूँ, वो एकदम से नजरियाती भी हो जाती है। तो तुम दोनों ने मान लिया? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, वोट की इज्जत भी मान लिया। नहीं, एक सेकंड बात सुन लेना। तो इतने बेचैन होते हैं हमको डिफेंड करने के लिए। अच्छा, मेरा मलक मुझे ना कसम से अब आपने वोट को इज्जत भी नहीं दिलवाई, बल्कि आपने वोट को बिल्कुल साइड पे कर दिया, ठीक है, लितरी कर दिया वोट को। नजरियाती हुए, उसके बाद आपने पार्लियामान में जाके जनरल बाजवा को वोट दे दिया। अब उनकी स्पेस कहाँ है? मॉरल स्पेस की तरह पावर पॉलिटिक्स को 2 मिनट के लिए भूल जाएं। उनकी मॉरल स्पेस कहाँ है इस सिस्टम में? पहले तो अगर आप दोनों को अभी तक मॉरलिटी के चक्कर में, अखलाक के चक्कर में बैठे बात कर ले, मुझे मालूम है आप नहीं मानते। लेट मी फिनिश ना, लेट मी एक्सप्लेन यू माय पोजीशन। मेरी पोजीशन पर्सनल नहीं है, मैं आपको, हमारी भी पर्सनल नहीं है। लेट मी टॉक प्लीज। मैं यहाँ पे बैठा हूँ एनालिस्ट का काम है कि नज़र क्या आ रहा है, रियलिटी क्या है, एक तकलीफ दे है, घटिया है, ये मेरा इशू नहीं। एक एनालिस्ट का काम है नज़र क्या आ रहा है। मुझे नज़र ये आ रहा है कि अगर निगरान वज़ीर आज़म एक क्लियर कट एक स्टेटमेंट दे रहा है कि 9 मई को पाकिस्तान की रियासत पे हमला हुआ है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ पे हमला हुआ है, यार तो आपको समझ ही नहीं आ रही इसका मतलब क्या है। हमें सब समझ मेरी बात सुन लेना, बात मुझे करने दें। मैं एक रियलिटी आपको बता रहा हूँ कि एक मुल्क की जो पोलिटिकल फोर्स है, जो सबसे मोस्ट मकबूल पोलिटिकल फोर्स है, मेरा एतराज़ है इस पर। मैं समझता हूँ कि चेयरमैन PTI पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ही वॉज डेफिनेटली द मोस्ट पॉपुलर मैन इन पाकिस्तान। आप कन्फ्रंटेशन पे चले गए, आप रियासत के सामने खड़े हो गए। यही दो क्या मसला हुआ पाकिस्तान के साथ। भुट्टो मोस्ट पॉपुलर मैन, 3.5 साल वज़ीर आज़म रहा है। दूसरा ये सबसे पॉपुलर है, 3.5 साल रहा है।
और यार तुम क्यों स्पेस दे रहे हो इतने पावर पॉलिटिक्स वाले को? अब पावर पॉलिटिक्स क्या है? सुन लो, ये मेरा डेफिनेशन ले लो। पावर पॉलिटिक्स ये है कि हमारा कोई असूल नहीं, हमारा कोई अखलाक नहीं, अवाम मैटर नहीं करते, हमने इस रियासत को देखना है ये कहाँ पे हमारे आती है, हमसे कहाँ डील करती है। इसका वो PhD है और वो इस गेम में जीत रहा है। ये मेरा आर्गूमेंट है। मैं ब्रेक के बाद आपकी तरफ आऊंगी, ठीक है? ब्रेक के बाद यही पॉइंट कंटिन्यू करना है कि हम इस लेवल पे आ गए हैं कि अब हम मानते हैं मोरालिटी का कोई ताल्लुक़ नहीं हमारी सियासत से और हमारी स्टेट रनिंग से। हम मानते हैं इखलाकियात ये सब डजंट मैटर, बस पावर पॉलिटिक्स है, उसका जो बादशाह है वही बादशाह बनेगा। तो फिर माय क्वेश्चन रिमेंस कि कौन से वेरिएबल्स हैं जो आने वाला टाइम डिफ़ाइन करेंगे। मईशत बहुत बड़ा वेरिएबल है, जो डिलीवर करेगा वही स्टे करेगा, वरना 16 महीनों में और 16 दिन में जो निगरान का हाल हुआ है, बड़ी बात है वो इतने एक्शंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक रह गई बात PTI की और PTI से मुतल्लिक जो निगरान वज़ीर आज़म ने स्टेटमेंट दी है, उसको भी ज़रा डिस्कस करते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम टू द शो वंस अगैन। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मोरालिटी की कि बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है उसका सियासत से पाकिस्तान में, और एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बातें ना किया करें क्योंकि यहाँ पावर पॉलिटिक्स चलती हैं। तो इतने आराम से मान भी लेते हैं कि नवाज़ शरीफ का कोई ताल्लुक़ नहीं है। भाई ये आप भूल जाएं कि वो कोई मॉरली अफ्लॉन्ट हैं बहुत, बस सिंपल पावर पॉलिटिक्स के बादशाह हैं। इस तरह चलना है पाकिस्तान? देखिए, पहले तो 9 मई के ऊपर जो मलिक साहब ने बात की, आपने भी की, हम तीनों का मौक़िफ़ ये है कि 9 मई को जिसने भी रियासत से टकराए वो उसने मुल्क के बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया, उसने मुल्क को एक नई तबाही की तरफ धकेला। और 9 मई के जो किरदार हैं जिन्होंने हमारी इस रियासत को चैलेंज किया, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो मोरालिटी की आप बात कर रही हैं, और मैं सब मैं और बाय द वे मैं ऐड कर दूं, मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि मोरालिटी कोई एक, क्योंकि एक ऐसा आपका ट्रेट है जो बड़ा ज़रूरी होता है कहना कि जी हम मॉरल में, पूरी दुनिया में मॉरल प्रॉब्लम्स की बेस पे वज़ीर आज़म, वज़राए आज़म रिज़ाइन करते हैं। कोई झूठ सामने आ जाए, कोई पब्लिक ऑफिस से आपका इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा हो, मोरालिटी टॉप पे होती है। यहाँ हमने उसको डिबेट से ही निकाल दिया। आपको याद है रिसेंट अभी कुछ दिन पहले कौन से मुल्क की वज़ीर आज़म थी जिसने वो जो नाश्ता था वो सरकारी उससे कर लिया था? बिल्कुल, ठीक है ना, तो उसे जवाबदेही करनी पड़ेगी। बेशुमार दुनिया की बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान की बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, जो मलिक साहब ने एक बात की ना, मैं बिल्कुल मलिक साहब की ही बात को, एक चीज़ को कर रहा हूँ। देखें, हम किसी के साथ कुछ ज़ाती हमारी लड़ाई नहीं है, ना हम किसी के ज़ाती ग़ुलाम हैं कि मैं कासिम के अब्बू का ग़ुलाम हूँ या मलक जो है वो नवाज़ शरीफ का कोई हल्का है उसमें है। हम तो जो हालात नज़र आ रहे होते हैं अपने अपने पर्सपेक्टिव से उस पर बात करते हैं। आपने मोरालिटी की बात की, देखिए इस मुल्क को हमने हर चीज़ इस्टेब्लिशमेंट पे डाल देते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ज़िम्मेदार है जी, हुकूमतें पूरी वक्त नहीं कर रही, इस्टेब्लिशमेंट ज़िम्मेदार है जी, यूँ हो गया। मुझे एक बात का जवाब दें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, ठीक है, जिसने फांसी दी नवाज शरीफ साहब ने उसको अपना रूहानी बाप कहा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ उसामा बिन लादेन से पैसे लेके और क्या नाम है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया गया मियाँ नवाज शरीफ साहब से। यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए मियाँ नवाज शरीफ साहब थे। Exactly. ये जो कासिम के अब्बू के ख़िलाफ़ हुआ, इसमें भी मोस्ट बेनिफिशरी तो नवाज शरीफ साहब है। अब अगर आप ये कहते हैं कि जी वो आएंगे और आके मुल्क का नक्शा बदल देंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि मुग़ल आज़म फ़िल्म ब्लैक एंड वाइट थी, फिर उसे कलर किया गया। पाकिस्तान में आप शुग़ल आज़म को कलर ना करें। जो पिछली 3 दफ़ा शुग़ल आज़म के तौर पे अपना सब कुछ कर पुर के इंग्लैंड जाके बैठ जाते हैं, मरे इस धरती के ऊपर ना आए। मैं भूखा मर रहा हूँ ना, आप भूखी मर रही हैं ना, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं ना, लाओ अपने बच्चों को, लाओ अपने कारोबार को इधर। आप किस मुंह से बाहर जाके कहते हो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो, और आगे से कोई कह दे कि तुम्हारी तो इन्वेस्टमेंट सारी अमेरिका इंग्लैंड ही। आप कितने दो चेहरे रखते हैं। इन द फर्स्ट प्लेस आपने पाकिस्तान में तब्दीली बकौल मेरे माय लव
मलिक साहब के नवाज शरीफ ये घंटा घर तक तरक्की का फैसलाबाद का घंटा घर है, गिरद तरक्की घूमती है, तो रोज़ उन्होंने कहती है चाचा जी सलाम, चाचा जी सलाम, तुसी साढ़े बड़े तो आ जाओ पाकिस्तान, ले आओ पैसे भाई, ले आओ। जो कारोबार तुमने सऊदी अरब में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, दुबई में, यूएई में किए ना, ले आओ पैसे पाकिस्तान में, ला के करो इन्वेस्ट यहाँ पे। आप अपनी फैक्ट्रियाँ ले गए बाहर, आप अपने जनाब अली स्टील मिलें ले जाते हो बाहर, बाहर जाके सऊदी अरब में लगा लेते हो, आप इंग्लैंड में पैसे इन्वेस्ट करते हो, इसहाक डार के दुबई के अंदर इतने इतने बड़े प्लाजे लगाओ, पाकिस्तान में करो। एडे तुसी पाकिस्तान दे हमदर्दे गयो, ताडे ढिड बड़ा दर्द होता है पाकिस्तान का, तो करो यहाँ पे आके काम। अच्छा, ये तो आप जो बात कर रहे हैं ये तो बड़े बेसिक प्रिंसिपल के ही अगेंस्ट है कि आप पब्लिक सर्विस में हो, आप वज़ीर आज़म हो, आप किसी पब्लिक ऑफिस में बैठे और आपके बिजनेसेस भी हों। सबसे पहली बात तो पाकिस्तान में तो वो भी नॉर्म है, नॉर्मल है, कोई मतलब सारे बड़े बिजनेसमैन ही तो पार्लियामेंट में बैठे हैं। सॉरी विद पार्डन, ये जो पिछले दिनों मुलाकातें हुई, वज़ीर आज़म गए, किस हैसियत में सलमान, शहबाज और बाकी लोग जाते थे? हाँ। क्यों गए? उनका क्या काम था? पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला और नहीं। एक बात और मैं आपसे कहूँ, आज अमरीकी सफीर ने मरियम साहिबा से मुलाकात की है। मरियम क्यों की है, किस हैसियत में की है? वो तो मैं समझती हूँ, हमें मसला फॉर वंस सेटल कर देना चाहिए। अगर चाइना की मर्जी है कि यहाँ किसी खास इस पे मैं थोड़ा सा खास नहीं, एक सेकंड, आप लोग तो लड़ते ही रहते हैं, मेरी बात नहीं लड़ना नहीं, मेरी बात सुन लें। अगर हमने चाइना की मर्जी से, सऊदी अरेबिया की मर्जी से, यूएई की मर्जी से, अमेरिका की मर्जी से ही हुकूमतें बनानी है, तो पैसे बचाएं, इलेक्शन कमीशन को वाइंड अप करें, कॉन्स्टिट्यूशन का ढकोसला ख़त्म करें, लेट्स गो फॉर अ कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी। कोई भी चाइनीज़ मॉडल पकड़ लें, ठीक है, कम अज़ कम कुछ फिर हमें लगेगा कि ठीक है, जो रियलिटी थी उसके साथ हमने रिकनसाइल कर लिया है। साथ साथ हम वेस्टर्न डेमोक्रेसी लेके चलना चाहते हैं, मेंटली हमें चाइनीज़ मॉडल पसंद है, सहाफ़ी हमें अच्छे नहीं लगते जो सवाल ज़्यादा करते हैं। ये क्या खिचड़ी बनाई हुई है? अच्छा, खिचड़ी का पहले मैं थोड़ा सा वो जो कमेंट किया ना अपना राना साहब ने, वो मतलब मुझे पता है ये मेरा आर्गूमेंट है रियलिटी का, कि ये नज़र है क्या, अच्छा है बुरा, वो मेरी पोजीशन नहीं है और जर्नलिस्ट की पोजीशन भी नहीं है। हम कोई तबलीग नहीं करने हैं, हम बताने हैं कि नज़र क्या आ रहा है। मैं बताऊं, जिस चीज़ पे राना नहीं बोलेगा ना, उस पे नहीं गया जो मदर ऑफ ऑल करप्शन है, जो मोरालिटी कहाँ पे ख़त्म हो रही है। मैं कतन नहीं समझता कि पॉलिटिशियन फ्री है, ये बिल्कुल इक्वल पार्टनर है इस गंद के। मगर असल चीज़ है कि 47 से लेके 2023 तक आपका जो निज़ाम है, जो रियासती स्ट्रक्चर है, जो रियासती मशीनरी है, आपको एक इलेक्शन नहीं दे सकी फेयर। अभी तक जो स्टैब्लिश हुआ है 76 साल में, जो मेरा सारा आर्गूमेंट है, अब बड़ा अच्छा कर दिए जो राणे ने इतना बड़ा लेक्चर दे दिया, मुझे बड़ा आसानी दी होगी। मेरा आर्गूमेंट है कि जिस मुल्क में पहले रिजल्ट बनेगा इलेक्शन का, फिर इलेक्शन होगा, वहाँ पे नवाज शरीफ आएगा। ये दिस इज माय आर्गूमेंट, क्योंकि जब तक बॉटम्स अप अप्रोच की तरफ आप मेरे से पर्सनल हो गए, आप समझ रहे हो कि मैं कह रहा हूँ कि वो निज़ाम बदल देगा, वो पाकिस्तान को सही कर देगा, उसका ना एजेंडा ना उसने करना है। मैं बात ये कर रहा हूँ कि आपका जो निज़ाम है, बोलना देते असल सच दस, असल निज़ाम ये है कि यहाँ पे इलेक्शन नहीं होते, यहाँ पे पहले नहीं जी, पहले रिजल्ट बनते हैं, जब रिजल्ट बन जाता है फिर इलेक्शन होते हैं। मैं साबित ये कर रहा हूँ कि जो रिजल्ट बनेगा उसमें नवाज शरीफ सबसे ऊपर होगा। ये एक प्री पोल रिगिंग जब निगरान गवर्नमेंट ही कर रही यार मुझे बता दो, छोटी अब बोले हाँ जरा, बड़ा नाली है इधर पंजाबी लतीफे सुनाता है, बड़े बुल्ले शाह बनना। मुझे 10 कोई मोरालिटी इजाज़त देती है निगरान वज़ीर आज़म को ये स्टेटमेंट देते कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये खाना जंगी हुई है। पाकिस्तान के लोगों का ये हक है, ये हक किसका है? वोटर का, कि अगर वो समझता है कि यार इसने मेरी रियासत को चैलेंज किया है तो वो सारे उसको वोट आउट करें। मेरा बोलना सच बोलना इसमें ऐड पाकिस्तान के 2 हाईएस्ट ऑफिसर्स, चीफ जस्टिस और सदर पाकिस्तान, तकरीबन सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में दोनों ही एक जा रहे हैं, 9 सितंबर को 15 मिनट में जा रहे हैं, मिड में जा रहे हैं। अच्छा, दोनों जा रहे हैं, लेगेसी क्या छोड़ के जा रहे हैं? समातें, लंबी लंबी समातें, टिकर्स मिल जाते हैं, और हम यहाँ बैठे हैं, अभी हम यहाँ से गए नहीं हैं और 14 मई पे कुछ नहीं कर सके, डेट दे दी, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। कंप्लेसेंट बिहेवियर, कमज़ोर चीफ जस्टिस। आपने एक पब्लिक ऑफिस जो हाईएस्ट था, कस्टोडियन था, उसको डिमोलिश कर दिया। सदर पाकिस्तान पे ये प्रेशर होना चाहिए कि क्योंकि वो एक ख़ास पार्टी के हैं तो वो ऐसे ऐसे काम करें जिससे उस पार्टी को कुछ ना कुछ मुश्किल वक्त में कुछ फ़ायदा पहुंच जाए। आखिरकार उनसे 2
बहुत इम्पोर्टेंट लोगों को जाके मिलना पड़ा है। सुना ये था कि शायद सदर साहब कोई स्टैंड लेने वाले हैं जिसका बेनिफिशरी पीटीआई होंगे। 2 ऑफिसेस कॉम्प्रोमाइज़ हो गए आपके कंप्लीटली, बचा क्या है पीछे? देखिए, एक तो मलिक साहब ने आधा सच बोला, पूरा बोला सच तो नहीं है बोला। पूरा बोला तो है। मलिक साहब है ने ना। उतना सच बोला जिससे इन्हें माँ की हवा जन्नत की है, माँ की दुआ जन्नत की हवा वाला मामला मैंने जुमे को भी ठंडी प्रोग्राम हवाएं किया आ जाए इन्हें ना, अगो मैनू तत्ते ओदे ते तवे ते बिठा के ना मुझे कहता है बाकी सच तू बोल दे। भाई राजपूत ठीक है ना, सच ठीक है। बोल। नहीं, मैं वो राजपूत नहीं हूँ ना कि मैं आखिरी स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैंने तो, मैं जितना सच तुम बोल रहे हो मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ सुने, देखें इखलाकियात पे हमारी बात हो रही थी। आप चूँकि माशाल्लाह आई एम प्राउड ऑफ इट कि आप, मैं एक ऐसी ख़ातून के साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में बैठ के अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देती है। मेरे लिए फ़ख्र की बात है और मुझे खुशी है कि आप उन ख़वातीन में हैं जिनका हम फ़ख्र से नाम ले सकते हैं। थैंक यू। सच तो बोलो, झूठ बोले नहीं जिहड़ा असल सच दसना तुसी नहीं, आपने तारीफ नहीं होने दे टाइम रहे। लोग बताओ मेरे सवाल का जवाब। मैं सच क्या है? आपने क्या बरतानिया का आइन रिटर्न है? नहीं। नहीं। क्या बरतानिया के किसी आइन में किसी जगह लिखा है कि मलका बरतानिया यश बादशाह जो है उसको आपने ये इज्जत देनी है? नहीं। लेकिन कन्वेंशंस हैं, ट्रेडिशंस हैं, उन लोगों में इखलाकियात हैं और वो अपने बादशाह की और अपनी मलका की इज्जत करते हैं। वो बराह रास्त मुदाखलत नहीं करती, लेकिन फिर भी कोई बात कह दें तो पार्लियामेंट उसे लिया जाता है। आप क्या करते हैं? आप अपने सदर को कहते हैं, एक ऐसा वज़ीर जिसके ऊपर बेशुमार करप्शन के और हीनियस क्राइम के इल्ज़ाम आते हैं, वो कहता है सदर अपनी औकात में रहे, ठीक है ना? एब्सोल्युटली कहा है। फिर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि सदर दी हैसियत की है, उन्होंने छड़ देना चाहिए था, निकाल देंगे, ठीक है। आप पार्लियामेंट जो 24 करोड़ लोगों की नुमाइंदा है, वहाँ आप बैनर उठा के चीफ जस्टिस को गालियाँ देते हैं, ठीक है। एक खातून जिसके वालिद साहब और वो खुद द मोस्ट बेनिफिशरी ऑफ दिस सिस्टम, वो कहते हैं जज ही ख़राब है, ये जज यूं है, फला जज ऐसा है, फला जज चोर है, फला जज डाकू है जलसों के अंदर, वीडियोस। फिर आप क्या तवक्को करती हैं कि ये लोग कैसे बिहेव अपना अमल काम करेंगे जब आप उनको इस सतह के ऊपर रगेद देंगे, उनकी इज्जत को पामाल कर देंगे आप। ये तो हमने इज्जतें बनानी थी ना, बाहर से किसी ने तो नहीं आना था इनकी इज्जतें बनाने के लिए। सदर ही है। सदर जब आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन था, सदर था, तो वहां से बैठ के अपना दफ्तर चलाता था और बड़ी लॉयल्टी दिखाई थी उनके वजीर आजम ने। खत नहीं लिखा था और उन्होंने कहा जी काट दो मैनू। तो मैं ये समझता हूँ ये दुख वाली बात है, ये तकलीफ वाली बात है। हम अपने बच्चों को क्या बता रहे हैं कि सदर मुमलिक का जो रियासत का सरबराह होता है उसकी ये 2 कड़ी की इज्जत है कि एक ग्रेड 19 का अफसर कहता है कि मैं नहीं मानता तू मुझे निकाल रहा है, यही हुआ, ठीक है, इररेलेवेंट कर दिया, ठीक है। चीफ जस्टिस को आपने मजाक बना दिया। और एक बात और मेरे लिख लें कि आपने जो बीज बोए हैं ना, ये बीज दरख्त बनेंगे, कांटेदार दरख्त। आने वाला चीफ जस्टिस हो या आने वाला सदर हो, ये किसी तरह भी उससे बाहर नहीं निकल सके कि गंद से, जो गंद आप फैला चुके हैं इस मुआशरे के अंदर। सदर गलत है, सही है, सदर है, आप उसकी बात की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे, आप उसे कोई अहमियत ही नहीं दे रहे। अच्छा, सदर को भी तो खुद को प्रेसिडेंशियल पोजीशन में समझ के चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है ना। हमारे यहाँ तो ये रवायत बन गई है कि वो पार्टी का सदर होता है, लेकिन एट द सेम टाइम इतना प्रेशर अगर पीटीआई ने माउंट भी किया हो सदर पे कि आपको हमने सदर बनाया है तो फिर आप ये करें जिससे हमें थोड़ा सा रिलीफ मिले, पीटीआई की भी गलती है। दूसरा, पीटीआई जो मज़ीद गलती करने जा रही है वो है इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाना। आपको यहाँ के सिस्टम में मसले यहीं रह के सेटल करने हैं, ये बात अभी तक इनको समझ नहीं आई। आई डोंट अंडरस्टैंड हु इज़ एडवाइजिंग देम। और इतनी जजमेंट कॉल्स गलत जब हो जाएं, एक गलती मानी जा सकती है, एक दफ़ा पार्लियामेंट छोड़ा, फिर आपने असेंबलीज डिज़ोल्व की, लोग मना कर रहे थे। अब ये जो आलमी अदालत में जाने वाला मामला है, ये एक और सुसाइडल मेरा ख्याल है अटैक है ऑन देयर ओन सेल्व्स। देखिए, मैं बड़ा अच्छा आपने मेरे से सवाल किया। मेरा यही आर्गूमेंट है कि आप जो सियासत होती है ना, सियासत सोच का नाम होता है, लीडरशिप का नाम होता है। आप पॉलिटिकली लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं और रियासत को
को अपने आइडियाज़ की तरफ लेके आते हैं पुरअमन तरीके के साथ। जब आप ये समझे कि मैं दुनिया का सबसे फास्ट बॉलर हूँ, मैं 150 पे गेंद कराऊंगा, इसने मुझे चौका लगाया, मैं 155 पे कराऊंगा, ये क्रिकेट नहीं है, ये पाकिस्तान की रियासत है भाई, समझो। यहाँ पे भी क्या चक्कर हुआ है, सदर साहब के दिल में एक महबूबा है, वो उनकी पार्टी है, एक तरफ उनकी शादी हुई है रियासत से, ही इज़ ए सिंबल ऑफ स्टेट। चीफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट की शादी हुई है पाकिस्तान की रियासत से, ये नुमाइंदे दोनों रियासत से हैं, मगर जो महबूबा है ना वो उधर चले जाते हैं। ये भी वही कॉन्फ्लिक्ट है। अब देखें, ये जो आपने इंटरनेशनल लॉ की बात की, जब आपको अगर ये काकड़ साहब का बयान नहीं समझ आ रहा कि रियासत के अंदर क्या है, मैं मेरी भी तो औकात है ना, मैं एक लिमिट पे बात कर सकता हूँ यार। इट इज़ रिटन ऑन दी वॉल कि रियासत आपको स्पेस नहीं दे रही। और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपकी जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है वो है अवाम, वो है खुशहाली। दुनिया की कौन सी रियासत इसके सामने आएगी? अगर आप इस पे खड़े हो जाएं कि मेरे बच्चे को सबको तालीम मिलेगी, मेरे बच्चे को हेल्थ मिलेगी, पाकिस्तान में इंसाफ होगा, मैं गारंटी देता हूँ कोई रियासत आगे नहीं। और जब आप रियासत के सामने आ जाएंगे, आपने अपने पर्पज़ को भी तबाह कर दिया। ये मैं आपको लिख के देने लगा हूँ, ये आलमी अदालत में इसलिए जा रहे हैं कि अपनी पावर दिखाने लगे हैं। मैं बिटवीन द लाइन बात करूँगा। और ये अगर आज आपको पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट नहीं समझ आई, तो आपने रही की कसर भी जो है ना वो भी ख़त्म कर रहे हैं। यही प्रेशर इन्होंने सदर पे बिल्ड किया, और सदर ने फैसला कर लिया था कि मैं पिछली जुमेरात को डेट अनाउंस करने जा रहा हूँ और फिर मैं रिज़ाइन करके शहीद हो जाऊँगा। और आपने अगले महीने में ये खबरें बनानी थी कि आपका साबिक वज़ीर ख़ारजा भी जेल में है, आपका साबिक वज़ीर आज़म भी जेल में है, और अब एक साबिक भी जेल में जाने वाला है। इससे ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता। नहीं, हालात तो बिल्कुल सामने बिल्कुल आया हैं। जो नैब जिस तरीके से आगे आगे चलेगी वो भी यही बताएगा कि यहाँ पे दिन बदल जाते हैं, रातें बदल जाती हैं, आपको समझना होता है सिस्टम को। पीटीआई का ये जो इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाने वाला स्टेप है, मेरे ख्याल है बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आपको यहाँ के मसले यहाँ के सिस्टम में रह के ही हल करने पड़ेंगे, इन्हीं सियासतदानों के साथ बैठना पड़ेगा, इन्हीं गेम्स पे और इन्हीं टर्म्स पे आपको बात करनी पड़ेगी। ये एक और बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, और मेरे ख्याल है इंटरनेशनली अपना मजाक भी बनवाया जा रहा है। कौन एडवाइस कर रहा है उनको, आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर वो अपने फ़ैसले खुद ही लेते हैं तो अभी तक उनको कुछ समझ नहीं आई फिर पाकिस्तान चलता कैसे है। निगरान वज़ीर आज़म को क्यों इस तरह की स्टेटमेंट्स देनी पड़ रही हैं, कुछ इस पे बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। राना साहब, ये बेवकूफ़ी पीटीआई क्यों कर रही है इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाने की? इससे क्या हासिल होगा, क्या वसूल होगा? बिल्कुल 9 मई जैसी हरकत करने जा रही है इन माय ओपिनियन। दूसरा, निगरान वज़ीर आज़म ने 9 मई के वाक़यात को जो बगावत करार दिया है और कहा है कि ये खाना जंगी की कोशिश थी। निगरान वज़ीर आज़म को ऐसा बयान देने की क्या ज़रूरत थी? देखें, पहले तो जो इंटरनेशनल कोर्ट वाला है मामला ना, मैं समझता हूँ कि जो कासिम के वालिद मोहतरम है ना, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्होंने उनको तबाह करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। कोई अपनी सोच उनकी, मैं अर्ज़ करता हूँ, वो होता यही है ना कि जब हम इस प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं तो हम अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं और फिर एक चीज़ हम बना लेते हैं। लेकिन अगर मैं और मलिक साहब किसी एक चीज़ पे एक ओपिनियन दें तो आप उसको समझते हैं कि ये दो बंदे कह रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ किया और 10% का लग के और मोहतरमा के लिए बड़ी एम्बेरसमेंट्स बनी, इसी तरह मोहतरमा मरियम साहिबा ने जो अपने वालिद मोहतरम के साथ किया, उनके आग लगाओ बयानात ने उनके रास्ते खोटे कर दिए। मैं समझता हूँ कि कासिम के अब्बू की अहलिया मोहतरमा ने भी उनकी तबाही में बहुत किरदार अदा किया। औरत के अंदर डेफिनेटली कुछ डिफरेंट किस्म की ख्वाहिशात होती हैं। वो पॉलिटिकल रहे हैं भाई, उनका क्या ताल्लुक है? लेकिन आप हेड ऑफ स्टेट हैं, अपने डिसीजन खुद लें। अनफॉर्चुनेटली हुआ इस तरह कि उन्होंने भी, उनकी अहलिया ने भी उनको अपनी विजडम के मुताबिक और अपनी, मैं महफूज लफ्ज़ बोलना चाहता हूँ ताकि कोई हर्ट ना हो, ठीक है ना, तो उन्होंने अपनी ख्वाहिशात के लिए कासिम के अब्बू का बहुत बेड़ा गर्क किया। आज कासिम के अब्बू अगर जेल में हैं
और बहुत सारे मामलात में इन्वॉल्व हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा उनकी अहलिया मोहतरमा का है। अब आ जाए ये इंटरनेशनल कोर्ट वाली बात, मुझे अभी वो जाएंगे, जब जाएंगे, अभी गए नहीं। मुझे आता तारड़ साहब का एक कभी बयान गुजरा कि इन्होंने उसी वकील को हायर किया है जो एक यहूदी है, और वो पता नहीं को क्या नाम है उस मनहूस का, शायद सलमान रुश्दी का भी वकील था, और ये और वो। तो मुझे हंसी आ रही थी कि हाँ खुदारा आप मज़हब को इस सतह पे एक्सप्लॉइट मत करें। हर गवर्नमेंट ने किया, ठीक है ना। जड़ावाला का जो केस है, इससे सीखें आप। जब हम इस लेवल पे हर चीज़ को मज़हब से वो कर देते हैं ना, और हम वैसे तो हम जो समझदार लोग होते हैं उनको ये बता रहे होते हैं कि हमारी अकल इतनी है, असी हमारे अकल के घोड़े इतने पिद्दे हैं और लंगड़े हैं कि हम इससे आगे नहीं दौड़ सकते ना सोच सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज़ पाकिस्तान के जितनी सियासी शख्सियात हैं, मार्क्स एंड सीगल किसकी थी? सऊदी अरब के किसी शेख की थी, जिससे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, सेम लॉयर जो है वो नून लीग खुद सर्विसेज ले चुकी है। मैं ये समझता हूँ कि खुदारा आप ना मजहब को इस तरह ना करें। ठीक है, सियासत करें, गलती कर रहा है उसको सज़ा मिलेगी, लेकिन आप मजहब के को इस कार्ड को इस तरह, वो कासिम के अब्बू ने भी इस्तेमाल किया। ठीक है, उसने भी गलत इस्तेमाल किया। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खुद को अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन कहलवाना शुरू कर दिया था, और हज़रत आसिफ अली जरदारी का वो जुमला, आज तो मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। वो क्लिप मैंने देखा कि जब कोई गरीब के हक पे डाका मारता है तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, मेरा रो रो के वक्कियाँ दर्द हो गई। ठीक है ना, कि यार कैसा मासूम इंसान है यार, अजीम लीडर हमें मिला हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी वो गए नहीं, अगर जाएंगे तो वो एक और सियासी खुदकशी करेंगे जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तानी निज़ाम के अंदर रह के चाहे बेशुमार मुश्किलात हों, चाहे बेशुमार दीवारें हों, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसी में रहना मामला यहीं सॉल्व होगा। वैसे भी कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा, कौन इन्वॉल्व होना चाहेगा इसमें? कोई भी नहीं होगा। अपना घर आपने भी सही करना। और वो दूसरा जो मैंने बात की थी शुरू में कि चाइना की मर्जी से कोई आ जाए या यूएई की मर्जी से कोई आ जाए, तो फिर आप भी मर्जियां लेने अगर जगह जगह जा रहे हैं और दरवाजे खटखटा रहे हैं, तो फ़र्क क्या है सब में? ये बता दें कि ये नून लीग को बार बार कहना क्यों पड़ रहा है मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए से कि नवाज़ शरीफ के नाम पे कोई कांटा नहीं लगा, शहबाज शरीफ अभी भी छोटे भाई हैं और नवाज शरीफ ही लीड करेंगे? क्या अंदर कोई चमगोइयाँ हैं ऐसी? क्या है ऐसा, क्यों कहना पड़ रहा है? बड़ा अच्छा आपका सवाल है, मैं लाजमी इसका जवाब दूंगा, मगर वो होता है ना, वो छोटी छोटी अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी नसीहतें वो मैं करता चलूँ। लीडरशिप की सिर्फ एक डेफिनेशन है कि आपके पास एक वीएन है और आप मर्दम शनास हैं, आपके वीएन के मुताबिक अपने लोग इकट्ठे करते हैं। कोई भी बंदा अगर ऐसी एहलिया ले है जो उसके वीएन को नहीं समझ सकी और उसको साथ नहीं दे सकते, मैं उसको लीडर नहीं समझता। आई थिंक इट्स वेरी पर्सनल। नहीं पर्सनल नहीं, मैं समझता हूं इट्स वेरी पर्सनल। लीडर इज नॉट पर्सनल। किसी से नहीं, उनकी निजी जिंदगी किसी की निजी जिंदगी, लीडर की हमें इस तरह कमेंट नहीं करना चाहिए। लीडर की निजी जिंदगी नहीं होती, निजी जिंदगी मेरी है। जब आप पब्लिक ऑफिस आते हैं, यू बिलोंग्स टू द पब्लिक, आपका हर फैसला पब्लिक का फैसला होता है। ये मेरा पॉइंट, मैं एक लीडर की डेफिनेशन कर रहा हूँ। लीडर सही लोग अपने, ये हमारे यहाँ बड़ा फलसफा है जी, दाएं बाएं लोगों ने मशवरा सही नहीं दिया। लीडर का काम ही सिर्फ एक है कि अपने दाएं बाएं वो लोग रखे जो उसके वीएन के साथ चले। वैसे इस पे मेरा ओपिनियन ये है कि एक तरफ आप कहते हैं कि वो घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा, जितना डैमेज उनसे रिलेटेड केसेस ने खान साहब को किया, किसी ने क्यों किया बताएं ना, वजह बताएं, क्योंकि पॉलिटिकल हो गया ना, यही मेरा आर्गूमेंट है। लीडर फिर मैं उधर नहीं फॉल्ट समझता, मैं समझूंगा मेरे में फॉल्ट होगा। अगर मैं लीडर हूँ, अगर मेरा वीएन है, तो इस मेरा दोस्त, मेरा वजीर, मेरा गवर्नर मेरे साथ सही नहीं, इसका मतलब मेरी सिलेक्शन सही नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये आर्गूमेंट पाकिस्तान में बड़ा दिया जाता है। बेनज़ीर बहुत अच्छी थी, वो दाएं बाएं बंदे लोग ठीक नहीं थे। नवाज शरीफ बड़ा अजीम है, दाएं बाएं बंदे ठीक नहीं थे। कासिम का अच्छा, वैसे नवाज शरीफ के बारे में मैंने ये नहीं सुना, लीडर क्या है फिर, कि उनके इर्द गिर्द लोग ठीक नहीं है। अच्छा नहीं, वो तो लीडरशिप क्या है? जब वो कह रहे थे कि तुम्हारे तो इर्द गिर्द करप्ट खड़े होते हैं, तो इसहाक डार साहब निकल के पाइन मेरा की कसूर है। तो फिर लीडरशिप क्या है ना, अगर आप अपने जो वीएन के मुताबिक लोग इकट्ठे नहीं करते, तो अच्छा, वैसे उनका भी कमाल विजन है, उन्होंने जैसे लोग उसका तो वीएन मैंने बता दी बात को इस हद तक ठीक समझता हूं कि अगर एक लीडर अपनी एहलिया का इंतखाब, पाकिस्तान में मतलब लीडरों ने 8 एहलियां रखी ताकि उनमें से कोई अच्छी निकल आए। ये मैं समझता हूँ कि जाती है। पॉलिटिक्स पे आता हूँ। देखिए,
ये जो मुस्लिम लीग नून है ना, ये मैं बार बार जो कहता हूँ, ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की रियलिटी के लोग हैं। ये इस रियासत को, निज़ाम को समझते हैं। और यहाँ पे एक लफ्ज़ होता है, पंजाबी में लफ्ज़ होता है हवा बनाना। मैंने किसी दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार मैंने ये प्लाट कितने का होगा, एक जगह उसकी कीमत पूछी, मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ उसने बताया। उसने पंजाबी में कहा प्लाट की कीमत नहीं होती, हवा होती है। मैं कहा वो क्या होता है उर्दू में, मैंने पूछा तो कहते हैं उसकी रेपुटेशन। ये माइंड मेक कर रहे हैं पाकिस्तान के जो MNA MP हम जैसे जो लोग होते हैं जिन्होंने टिकटें लेनी है, वो ये मैसेज दे रहे हैं कि नहीं घबराना नहीं, मैसेज हमारा है। इसीलिए कोई ना कोई तीसरे चौथे दिन खबर आ जाती है कि वो फ्लाई कर रहे हैं, उन्होंने टिकट ले लिया, टिकट में स्पेलिंग ख़राब हो गए हैं, नीचे आ गई हैं। ये मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि होप शुड बी देयर, उम्मीद रखनी है कि आने वाला बंदा वो, मैं जो बार बार आपको कह रहा हूँ, जब तक ये फिक्रा सुन लें, जब तक आप इस मुल्क में ऐसा निज़ाम नहीं लाते जिसमें इलेक्शन होंगे तो रिजल्ट बाद में आएंगे, ये नवाज शरीफ आता रहेगा। बिल्कुल ठीक है। मैं एक जुमला फिर आपने जाना है सर, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि मैं बिल्कुल मलिक साहब की बात से एग्री करता हूँ, हर बात पे इख्तलाफ नहीं है कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल फेयर फ्री इलेक्शन है। अगर आप एक ऐसा इलेक्शन कराते हैं जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल नहीं करते, तो आप एक नया पंगा जो है, नया फड्डा जन्म देते हैं और इसको बहुत प्रिडिक्टेबल बना देते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। और चाइना का एक ऑथर है जो बहुत वेस्टर्न डेमोक्रेसी पे लिखता है, उसने ब्लूमबर्ग में एक आर्टिकल लिखा है और वो कहता है कि हमने वेस्टर्न डेमोक्रेसी बेशक अडॉप्ट नहीं की, लेकिन जो मेरिटोक्रेसी, मेरिट की बेस पे हमने चाइनीज़ मॉडल में ये दिखा दिया है कि कौमें ऊपर कैसे जाती हैं सिर्फ मेरिट की बेस पे, लीडरशिप भी मेरिट की बेस पे, मैसेज में भी जो होगा मेरिट की बेस पे। तो वाकई ये बहुत थॉटफुल था मेरे लिए कि हम डेमोक्रेसी करते रहते हैं, कम से कम मेरिट ही ले आएँ, जो मर्जी ऊपर गवर्नमेंट का लेवल रखें, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आएँ, जो आपको सूट करता है, चाइनीज़ मॉडल ले आएँ, बट खुदा के लिए यहाँ पे मेरिट लेके आएँ ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी हो सकें और यहाँ सबको लगे कि कोई ना कोई सिस्टम इन प्लेस है। I'll see you next week.